हेलो दोस्तों, तो हम पहले भी बहुत सारे वीडियो बनाया था। इस वीडियो में स्पेसिफिकली सीयूईटी पीजी का जो 2023 से पीवाईक्यू से वो मैं करवा रहा हूँ। पहले बहुत सारे वीडियो को डाल के रखा हूँ, अगर नहीं देखे तो आई बटन में दे दूँगा, जाके देख लीजिएगा। आई एम संजय दास, आई विल टीचिंग स्टूडेंट सिंस आप बोल सकते 6 साल 7 साल हो गए मेरा पढ़ाना। और मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ। आई डिड माई मास्टर्स फ्रॉम जेएनयू। सो आई विल स्टार्ट वन बाय वन ऑल द क्वेश्चंस। तो होप आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा। और पीआईक्यूज़ का जो थीम है, जो मैं बताता हूँ बच्चे लोगों को कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कौन कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है, कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछेगा और कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोला है कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन अभी सीवीटी बहुत दे रहा है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम लाइक स्किन हेयर प्रोवाइड सेंसरी इन्फॉर्मेशन रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। सेकंड स्टेटमेंट बोला है कि इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम स्टोर एनर्जी रिजर्व। कौन सा स्टेटमेंट सही है? बोला कि इन लाइट ऑफ स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। कि स्टेटमेंट 1 2 करेक्ट है कि नहीं है। इस प्रकार क्वेश्चन को पहले आपको देखना है कि क्या इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम जो है, स्किन हेयर जो है, वो सेंसर इन्फॉर्मेशन देता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। हाँ, डेफिनेटली करता है। ह्यूमन हो या फ्रॉग्स हो, कोई भी हो, आपका जो सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करता है, कोई डिफेंस की तरह काम करता है, कोई एक्सक्रेशन सिस्टम की तरह काम करता है। दैट इज़ ट्रू। बट ये स्टेटमेंट 2 जो है ये गलत है, क्योंकि इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में कभी नहीं देखा हूँ कि फूड रिजर्व की तरह रखा होगा, क्योंकि वो बाहर में सबसे ज़्यादा एक्सपोज रहता है और उसको फूड स्टोरेज के लिए कोई भी एनिमल जनरली इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपका जो स्टेटमेंट 2 है वो फॉल्स है। पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है, क्योंकि स्किन्स जो है कोई भी एनिमल हो, क्योंकि कंपेरेटिव एनाटॉमी का क्वेश्चन है, क्योंकि आप जूलॉजी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आई थिंक आपका 28 तारीख को एग्जाम है, राइट? ऐसा 28 और 27 को ही 2 एग्जाम हो जा रहा है आपका, लाइफ साइंस और जूलॉजी का, तो आप देख लीजिएगा। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम क्या होता है? आपका हीट को रेगुलेट करता है जनरली, क्योंकि कभी ठंडा होता है कभी गर्म होता है। तो इसके ऊपर इकोलॉजिकल बहुत सारे प्रिंसिपल्स भी आपको पता होगा। एलेंस रूल है, उसके बाद आपका बर्गमैन्स रूल है, ये सब पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपको पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम क्या होता है। तो डेफिनेटली कुछ कुछ फैट को स्टोरेज किया जाता है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में, बट डर्मिस लेयर, हाइपोडर्मिस लेयर में, ना कि एपिडर्मिस में, आपको ध्यान रखना है। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम दोनों को कंसीडर किया जाता है, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। तो कुछ कुछ मटेरियल जैसे सबक्यूटेनियस लेयर होता है, यहाँ पर कुछ कुछ फूड मटेरियल को स्टोर किया जाता है, बट डर्मिस एपिडर्मिस में मैं नहीं देखा हूँ कभी करते हुए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। यूवी क्या यूवी प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है स्किन्स, कि ज़्यादा यूवी ना घुसे और म्यूटेशन ना कॉज करे। और स्वेट ग्लैंड होता है जो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट किया जाता है। और उसके अलावा सेंसरी नर्व्स होते हैं बहुत सारे डर्मिस लेयर में, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आता है। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि स्टेटमेंट 1 वही सेम स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा गया। स्टेटमेंट 1 में बोला है मायोफाइब्रिल्स आर नॉट अटैच टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मायोफाइब्रिल्स आर अटैच टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट बोथ एंड्स ऑफ मसल फाइबर्स। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, ये पूछा है। बोले मायोफाइब्रिल्स आर नॉट अटैच टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पहला स्टेटमेंट। सेकंड बोला मायोफाइब्रिल्स आर अटैच टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। 2 बार क्वेश्चन पूछना है। उसके बाद आपको पहले ये मैं पढ़ा देता हूँ कि मसल फाइबर होता कैसे। तो मसल फाइबर देखिएगा तो पहले सार्कोलेमा ऊपर तरफ लेयर रहता है, द पार्ट ऑफ स्केलेटन मसल फाइबर्स। ठीक है, उसके बाद आइएगा तो उसके नीचे आपको मायोफाइबर्स मिलेगा, छोटा छोटा एकदम। ठीक है, तो टी ट्यूबल्स उसके बगल में होता है, जहाँ पर आपका न्यूरोवास्कुलर जंक्शन, मतलब न्यूरॉन से सिग्नल आता है मसल्स में, क्योंकि मसल और न्यूरॉन जो होता है एक्साइटेबल सेल्स। ठीक है, तो ये आर्किटेक्चर अगर आपको पता होगा तो आप बहुत सारी चीज़ें आपका ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलो आप समझते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो मायोफाइबर्स आर नॉट अटैच टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या है, फॉल्स है, करेक्ट है। मायोफाइबर्स जो होता है आपका, आपको याद होना चाहिए कि आपका सर्कोलेमा जो है, सर्कोलेमा आपका एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है मसल्स का, क्योंकि मसल जो होता है वो आपका मॉडिफाइड सेल्स है, ना कि नॉर्मल सेल्स है। तो आपको याद रखना है कि हाँ, मसल के साथ आपका अटैच रहता है। यहाँ पर स्टेटमेंट जो है फॉल्स। सेकंड स्टेटमेंट बोला है कि मायोफाइबर्स आर अटैच टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट बोथ एंड ऑफ द मसल फाइबर्स। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। मायोफाइबर कनेक्ट होता है सर्कुलर बोथ एंड में और आपका फाइबर के साथ, और फैसिलिट जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको परफॉर्म करता है। ठीक है, तो इस सीनियर में आपका स्टेटमेंट 1 फॉल्स है और स्टेटमेंट 2 ट्रू है। मायोफाइबर्स क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए कि सिलिंड्रिकल पाइप लाइक स्ट्रॉ, जैसे आप खाते हैं कोल्ड ड्रिंक खाते हैं तो ऐसे स्ट्रॉ लाइक स्ट्रक्चर होता है। दे कंटेन जनरली की थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट, आपको नाम सुने होंगे, जिसको हम लोग एक्टिन, जो थिन फिलामेंट होता है उसको एक्टिन फिलामेंट बोलते हैं, जो थिक फिलामेंट होता है उसको मायोसिन बोलते हैं। तो मायोसिन जो होता है एक मोटर प्रोटीन होता है, आप लोगों को पता है, और ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। तो कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर अटैच किया हूँ जो आपको हेल्प कर सकता है, क्योंकि इस बार हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, नेक्स्ट टाइम इधर उधर घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ये जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ से ही अगल बगल से क्वेश्चन पूछता है, हर साल पूछता है, तो आप लोग जरूर कर लीजिएगा।
उसके बाद यहाँ पर है कोस्टामियर एंड डिस्ट्रोफिन। ये क्या होता है? ये कुछ कुछ कंपोनेंट होता है मसल्स का, जहाँ से कुछ कुछ डिजीज़ होता है, म्यूटेशन, अगर इस प्रोटीन में अगर कोई म्यूटेशन हो गया तो एक म्यूटेशन है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रोफिन जीन, उसका अगर म्यूटेशन होता है तो आपको ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है या वेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है। ये म्यूटेशन से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मे भी आपको नेक्स्ट टाइम पूछ ले, तो आपको पहले से पढ़ के रखना है। ये स्पेसिफिक डिस्ट्रोफिन क्या होता है? ये स्पेसिफिक प्रोटीन दैट लिंक द साइटोस्केलेटन ऑफ द मसल फाइबर टू द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स बाय द डिस्ट्रोफिन ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ठीक, आपको ये पता होना चाहिए। चलो, अब जेनेटिक कोड से मतलब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया कि स्टेटमेंट 1 में बोला है कि जेनेटिक कोड इज डीजेनेरेटिव एंड स्टेटमेंट 2 बोला है कि जेनेटिक कोड रेजिस्ट सिंगल बेस सब्सटीट्यूशन म्यूटेशंस। तो कौन सा स्टेटमेंट है करेक्ट है, कौन सा गलत है, ये इसको ध्यान रखिएगा। कभी कभी यहाँ पर इनकरेक्ट लिखा होता है, कभी कभी यहाँ पर करेक्ट लिखा होता है, तो इसको ध्यान रखना है। तो पहला स्टेटमेंट जो दिया है वो आपका ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों? क्यों जेनेटिक डीजेनेरेसिस शो करता है। कैसे? जैसे आप देखिएगा कि फॉर एग्जांपल ल्यूसिन जो है, ल्यूसिन अमाइनो एसिड है, वो मल्टीपल कोडन से आपका कोड होता है। उसके अलावा भी आप एग्जांपल देखिएगा आर्जिनिन जो होता है वो भी मल्टीपल कोडन से आपका कोड होता है। तो इसी कारण आपका कोडन बायसनेस भी होता है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में, कि ई कोलाई का टीआरएनए आपका ई कोलाई में कुछ और कोड कर रहा है और ह्यूमन का जो सेम अमाइनो एसिड कोड करने के लिए जो जेनेटिक कोड अलग होता है, तो इसको कोडन बायसनेस का प्रॉब्लम होता है। हम लोग इसको फेस करते हैं लैब में, तो आप इसके बारे में थोड़ा आइडिया रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। स्टेटमेंट 2 जो है वो फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जेनेटिक कोड रेजिस्ट नहीं है सिंगल बेस म्यूटेशंस को करने के लिए, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ कुछ मैं आसपास का चीज़ों को अटैच करके रखा हूँ, जैसे ट्रिपलेट नेचर कि ट्रिपलेट नेचर क्या होता है, उसके अलावा डीजेनेरेसी क्या होता है, मल्टीपल कोडन कैन कोड फॉर सेम अमाइनो एसिड एंड रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ म्यूटेशंस। तो ये क्या होता है कि सपोज आपका कोई एक जगह में म्यूटेशन हो जाता है तो क्या होगा, अमाइनो एसिड जनरली चेंज हो जाता है, बट ड्यू टू द डीजेनेरेसी मल्टीपल कोडन क्या करता है, एक अमाइनो एसिड को कोड करता है। अब अगर कोई कोड को म्यूटेशन भी होगा फिर भी वो अमाइनो एसिड कोड होगा और प्रोटीन सिंथेसिस होगा, तो काम कोई हैम्पर नहीं होगा। जैसे आपके पास 2 हाथ है, एक हाथ अगर काम करना बंद भी कर गया दूसरा हाथ काम करेगा, तो आपका काम नहीं रुकेगा भले आपका एक हाथ काम ना करे। तो इस म्यूटेशंस होने के कारण कोई दिक्कत ना हो प्रोटीन सिंथेसिस में, इसीलिए डीजेनेरेसी रखा गया है। यूनिवर्सिटी क्या होता है कि जेनेटिक कोड इज नियरली सेम इन ऑल ऑर्गेनिज्म। जैसे आपका ए जीव आग जो होता है आपका मिथेन को कोड करता है, बैक्टीरिया प्लांट ह्यूमन तीनों में। उसके अलावा जैसे स्टार्ट कोडन हो गया, स्टॉप कोडन हो गया, ये स्टार्ट कोडन जनरली AUG होता है, भले ही कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में अलग होता है बट स्टिल। स्टॉप कोडन आपका 3 हो जाता है, UAA, UAG एंड UGA। ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन आता है और आप जब लैब में जाइएगा तब भी आपको काम पड़ेगा। ओवल हाइपोथेसिस तो क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो ओवल हाइपोथेसिस आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं टॉपिक रिफ्लेक्ट कर देता हूँ, बाकी आपका काम है इधर उधर का पढ़ने का। बाकी चीज़ मैं ऑलरेडी, जैसे यहाँ पर पॉइंट म्यूटेशंस आप लोग बहुत फेमस एग्जाम्पल सुने होंगे, सिकल सेल एनीमिया क्वेश्चन आता है, आ सकता है। ठीक है, साइलेंट म्यूटेशंस जहाँ पर म्यूटेशन हो जाएगा बट अमाइनो एसिड वही कोड होगा जो कोड होता था। जैसे ये चीज़ किस लिए होता है, डीजेनेरेसी के कारण होता है। अगर एक म्यूटेशन हो गया तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि म्यूटेशन होने के बाद भी वही अमाइनो एसिड कोड कर रहा है जो करता था, तो इसलिए डीजेनेरेसी इंपॉर्टेंट है। मिस सेंस म्यूटेशन क्या है, देखिए यहाँ पर देखिए, म्यूटेशन दैट कैन चेंजेस वन अमाइनो एसिड इन ए प्रोटीन। ठीक है, तो अमाइनो एसिड को चेंज कर देगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। ग्लूटामेट से वैलिन जैसे कर रहा है सिकल सेल एनीमिया में। नॉन सेंस म्यूटेशन क्या होता है कि स्टॉप कोडन में कन्वर्ट कर देगा, वहाँ पर ट्रांसलेशन रुक जाएगा। फ्रेम शिफ्ट क्या होता है कि आपका पूरा फ्रेम ही चेंज हो जाता है, जैसे टाई-सेक्स डिजीज हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, ये एग्जाम्पल्स है। तो बहुत सारा टाइप का म्यूटेशंस यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप लोगों को ये पढ़ना है, क्वेश्चन आता है। हो सकता है इस बार आपका जेनेटिक कोड से पूछा तो आपका आसपास का जो म्यूटेशंस होता है वहाँ से भी पूछ सकता है कि नॉन सेंस म्यूटेशन क्या होता है, मिस सेंस म्यूटेशन क्या होता है, फ्रेम शिफ्ट पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, पूछ सकता है। तो आपको पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, और एक चीज़ और, ये अनएम्बिग्यूअस मतलब ईच कोडन कोड्स फॉर ओनली वन स्पेसिफिक अमीनो एसिड, मल्टीपल अमीनो एसिड कोड नहीं करता है, तो ये भी पता होना चाहिए। ये मैं कुछ डायग्राम यहाँ पर अटैच किया हूँ जिसको आपको देख लेना चाहिए थोड़ा। गिवन वैल्यू द 2 स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। यहाँ पर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन CVT PG में बहुत पूछा जा रहा है। जैसे पहला क्वेश्चन, लॉस ऑफ द इम्यून सिस्टम फंक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्सपोजर टू एक्सटर्नल एजेंट सच एज इन्फेक्शन नोन एज द प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी। सेकंड स्टेटमेंट पूछा कि इम्यूनोडेफिशिएंसी ड्यू टू द डेवलपमेंट एंड इनहेरिटेड जेनेटिक डिफेक्ट इन द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड द सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी। बोला कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है, बोलो। तो भाई करेक्ट का अगर बात करो तो पहला स्टेटमेंट भी गलत है और सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। तो ऐसा कुछ तरह का इवेंट होता नहीं है। डोज डेफिशिएंसी होता है, वो हो सकता है इनेबिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर सेल टाइप हो सकता है, जैसे HIV में होता है। तो उसका जो आपका जो यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है वो गलत है। जैसे आपका देखिएगा, प्राइमरी डेफिशिएंसी इज ए कॉज्ड बाय जेनेटिक
and development defects in the immune system not by the external factors like infections. A secondary immunodeficiency जो होता है result from the external factor like infections, आपका मेल न्यूट्रिशन हो गया ये, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि स्टेटमेंट वाइज उसको उल्टा कर दिया है। सेकेंड स्टेटमेंट 2 बोला है कि आपका जो इम्यून डेफिशिएंसी होता है वो जेनेटिक डेवलपमेंट इनहेरिटेंस डिफेक्ट के कारण होता है। वही अगर देखिएगा कि जो आपका सेकेंडरी इम्यून डेफिशिएंसी होता है आपका एक्सटर्नल फैक्टर के कारण होता है, ना कि आपका जेनेटिक इनहेरिटेंस के कारण। तो ये स्टेटमेंट को थोड़ा घुमा के बोल दिया है, एक दूसरे को रिप्लेस कर दिया और कुछ नहीं। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि आपका प्राइमरी इम्यून डिफिशिएंसी क्या होता है। कुछ डेवलपमेंट एंड जेनेटिक डिफेक्ट होता है। सपोज कोई जीन प्रोटीन है आपका, वो म्यूटेशन हो गया और वो इंसर्शन डिलीशन कुछ हो गया, तो वो प्रोटीन काम करना बंद कर दिया, तो इस तरह का डिजीज हो सकता है। तो ये आपका प्राइमरी डेफिशिएंसी होता है, मतलब पहले से ही आपके पास वो जीन नहीं है। जैसे SCID हो गया, सेवेरी कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी, एक्स लिंक्ड आपका डिजीज हो गया। सेकेंडरी डेफिशिएंसी क्या होता है कि आपका जो आपका एक्सटर्नल फैक्टर्स होता है उसके द्वारा होता है, कि जैसे आपका HIV हो गया, तो क्या होता है कि आपका बाहर से कोई पैथोजन आ रहा है और आपका जो हेल्पर T सेल्स है उसका काम करना बंद कर दे रहा है, तो ये आपका सेकेंडरी इम्यून डेफिशिएंसी होता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशंस में हो गया, ठीक है। बाकी आप लोगों को पता है कि CD4 हेल्पर T सेल्स उसके कारण HIV होता है, एक्सटर्नल फैक्टर होता है। कुछ चीज़ें जैसे केमोथेरेपी हो गया, वो क्या करता है कि आपका जो कैंसर सेल्स होता है उसको मार देता है। तो ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है और आई होप आपको दिक्कत नहीं होगा। ये मेरा ई बुक है, इसको मैं बहुत पहले लिखा था और मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया जो है उसको इंक्लूड कर दिया है। ये बुक जूलॉजी बच्चे को लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम देगा। और जो बच्चे आपका CVT लाइफ साइंस दे रहा है उसके लिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ई बुक है, बहुत सस्ते में, तो अगर आप लेना चाहते हो ले सकते हैं। ये जितना भी चार्ट डायग्राम है वहाँ पर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो आपके लिए ईजी रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर है, तो आपको ज़्यादा ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। देखिए कैसे मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मोर वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो आपका ऐसे खुल जाएगा और आप कोई भी ई बुक 1, 2, 3 लिखा हुआ है, आप क्लिक करके आप बुक को ले सकते हैं, ठीक है। ई बुक मिलेगा, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, कोई हार्ड कॉपी आपको नहीं मिलेगा, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि स्टेटमेंट 1 में बोला कि रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस B इज द फर्स्ट सिंथेटिक वैक्सीन फॉर पब्लिक यूज। ये जब भी फर्स्ट सेकंड बोल देना तब आपको थोड़ा चौकन्ना हो जाना है और ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। सेकंड बोला है कि हेपेटाइटिस B वैक्सीन इज DNA वैक्सीन। देखो कितना शातिरपना से क्वेश्चन को डिज़ाइन किया गया है। अब मोस्ट ऑफ द बच्चे को याद नहीं होता कि हेपेटाइटिस B फर्स्ट वैक्सीन था, रिकमेंडेड वैक्सीन ये नहीं था। तो ये क्वेश्चन जनरली आता है, मतलब जब भी फर्स्ट सेकंड दे देगा ना तब आप देख लीजिए कि आपको आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आता तो छोड़ दीजिएगा, आता है तभी अटेंड कीजिएगा। अगर A वाला स्टेटमेंट पता भी नहीं चला तो B वाला ऑप्शन पहले कर लीजिए, एलिमिनेशन प्रोसेस से हटा दीजिए। तो बोला है कि हेपेटाइटिस B वैक्सीन इज ए DNA वैक्सीन ना, हेपेटाइटिस वैक्सीन इज ए रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन, ना कि DNA वैक्सीन, ठीक है। इट कंटेन्स हेपेटाइटिस B सरफेस एंटीजन प्रोड्यूस यूजिंग द रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी बट डज नॉट कंटेन एनी DNA इटसेल्फ। तो DNA वैक्सीन नहीं है, प्रोटीन वैक्सीन ज़्यादा इफेक्टिव है, तो आपको यह ध्यान रखना है। फर्स्ट वाले जो बोला है हेपेटाइटिस B वैक्सीन वाज द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट बेस्ड वैक्सीन अप्रूव्ड फॉर द ह्यूमन यूज। तो ये ट्रूथ स्टेटमेंट है, आपको ये पता होना चाहिए। वैक्सीन के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि वैक्सीन बहुत प्रकार का होता है। आपका mRNA वैक्सीन रिसेंटली कोविड-19 में आया था, आपको पता होगा। आपका एटीन्यूटेड वैक्सीन होता है, प्रोटीन वैक्सीन होता है, DNA वैक्सीन, RNA वैक्सीन है, बहुत मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कैसे वैक्सीन बनता है, तो प्रोटीन को सिंथेसाइज किया जाता है, रिकॉम्बिनेंटली प्रोटीन को एक्सप्रेस किया जाता है और आपको उसको बॉडी में इंजेक्ट कराया जाता है और आपका बूस्टर, आपका जो टोस्टर है वो देते रहते हैं और आपका इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके रखा जाता है। एंटीजन बॉडी में दीजिएगा तो इम्यून सिस्टम खुद उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना देगा, मेमोरी सेल्स बना देते हैं, जो बाद में अगर सेम पैथोजन आएगा तो उसके अगेंस्ट में हम लोग इम्यून होते हैं। दैट इज़ द प्रोसेस। उसके अलावा क्या क्या वैक्सीन है, कब कब हुआ था, ये पूरा इन्फॉर्मेशन मैं दे के रखा हूँ। आप एक बार इसको रट्टाफिकेशन करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा DNA वैक्सीन है, कौन सा RNA वैक्सीन है, कौन सा लाइव एटीन्यूटेड है, कौन सा आपका इनएक्टिवेटेड वायरस है। कुछ वायरस इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होता है, कुछ का लाइव एटीन्यूटेड होता है। जैसे आपका स्मॉल पॉक्स वैक्सीन हो गया, दैट इज़ लाइव एटीन्यूटेड। टारगेट डिजीज़ क्या होता है आपका लिख दिया हूँ, स्मॉल पॉक्स होता है। फर्स्ट डोज कब मिला था तो वो भी लिख दिया हूँ। पोलियो वैक्सीन हम लोग सब बच्चे हम लोग लेते हैं, इनएक्टिवेटेड होता है, लाइव एटीन्यूटेड होता है। उसके अलावा मीजल्स का वैक्सीन भी लेते हैं। तो मोस्ट ऑफ द वैक्सीन जो पहले देते थे लाइव एटीन्यूटेड देते थे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्या क्या वैक्सीन बहुत आपका फेमस है, जैसे देख सकते हैं आप लोग, पोलियो वैक्सीन हम लोग लेते हैं, BCG लेते हैं हम लोग, स्मॉल फैक्स का लेते हैं, रैबिस का लेते हैं। तो ये वैक्सीन हम लोग लेते हैं ऑलरेडी। नाउ मैनी पीपल आर इम्यूनाइज्ड विद कोविड-19 वैक्सीन, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। कुछ इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, आपके लिए इजी रहेगा। कुछ चीज़ें तो आपको ध्यान रखना है, जैसे आपका स्मॉल पॉक्स हो गया, रैबिस हो गया,
BCG हो गया ट्यूबरक्लोसिस के लिए, पोलियो हो गया, उसके अलावा आपका हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हो गया, निमोनोकोकल वैक्सीन अभी बहुत मार्केट में चल रहा है, मल्टीपल सेरोटाइप के अगेंस्ट में आ रहा है वैक्सीन बहुत सारे। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हो गया, कोविड-19। इन्फ्लुएंजा इंडिया में इतना ज़्यादा प्रिवेलेंट नहीं है, बट अदर कंट्री में, यूरोप कंट्री में जहाँ पर थोड़ा ठंडा ज़्यादा है, वहाँ पर बहुत तेज़ी से फैलता है। हर साल नया नया स्ट्रेन आता है और बहुत लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। जो वायरस तेज़ी से स्प्रेड होता है वो डिजीज़ ज़्यादा फैटल नहीं होता है, और जो वायरस धीरे धीरे स्प्रेड करता है उसका फर्टिलिटी ज़्यादा होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। MSc मॉलिक्यूल जैसे आप लोगों को बताया था इंपॉर्टेंट पोर्शन में, MSc मॉलिक्यूल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चन हर साल आता है, आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आप क्वेश्चन कर पाइएगा। MSc मॉलिक्यूल क्लास 1, 2 सब पढ़ना पड़ेगा, उसका स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा, क्या करते नहीं करते वो पढ़ना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन आ गया, करेक्ट आंसर पूछा है कि MSc क्लास 1 मॉलिक्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 नॉन कोवेलेंटली एसोसिएटेड ग्लाइकोप्रोटीन अल्फा एंड बीटा चेन। MSc genes are polymorphic. MSc class 1 MSc molecules are expressed on most nucleated cells. MSc class 2 molecules are extracted on B cells, macrophage, dendritic cells. ये पूछा गया है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द MSc क्लास मॉलिक्यूल 1 एंड MSc मॉलिक्यूल 2। MSc वाला मॉलिक्यूल आपको पता होना चाहिए कि बीटा 2 ग्लोब्यूलिन मॉलिक्यूल होता है जो आपका नॉन कोवेलेंट इंटरेक्ट होता है आपके क्लास 1 के साथ, मतलब चेन अल्फा के साथ। वही आपका MSc क्लास 2 जो होता है आपका 2 अलग अलग चेन होता है, जैसे अल्फा और बीटा चेन, अलग अलग जीन से कोड होता है, बोट उनके बाद MSc जोन्स। जो MSc क्लास 1 है वो ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स में एक्सप्रेस होता है। वही अगर अदर केसेस लाइक MSc क्लास 2 वो खाली एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में होता है, जैसे बी सेल, मैक्रोफेज, डेंड्रिटिक सेल्स में। ये जो होता है क्लास 1 जो होता है आपका एंडोजेनस पाथवे को रिप्रेजेंट करता है, जैसे ट्यूमर सेल्स हो गया, आपका वायरल सेल्स जो है वायरल इन्फेक्टेड सेल्स हो गया। और वही आपका देखिएगा MSc क्लास मॉलिक्यूल 2 जो होता है वो एक्सोजेनस होता है, बाहर से एंटीजन को लेता है, उसको फिर प्रोसेस करके सेल को झंडे की तरह दिखाते हैं, ठीक है। तो ये आपका साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के द्वारा रिकॉग्नाइज होता है। और वही आपका MSc क्लास 2 जो होता है हेल्पर टी सेल मतलब CD4 सेल्स के साथ इंटरेक्ट करता है। ये जो आपका MSc क्लास 1 है वो आपका कैंसर सेल को एक मतलब इनएक्टिवेट करके मार देते हैं। वही आपका जो आपका MSc क्लास 2 मॉलिक्यूल होता है वो आपको मैक्रोफेज बी सेल्स को एक्टिवेट करता है, सिग्नल प्रोवाइड करता है, जो अल्टीमेटली आपका एंटीबॉडी प्लाज्मा सेल्स बनाता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। ये कुछ चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका देखिए, पहले बोला कि क्लास 1 MSc मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ 2 नॉन कोवेलेंटली एसोसिएटेड ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये आपको पहले ध्यान रखना कि नहीं, बीटा 2 ग्लोब्यूलिन जो होता है वो अलग होता है, नॉन कोवेलेंटली इंटरेक्ट करता है, बाकी जो चेन होता है वो कोवेलेंटली अटैच रहता है मेम्ब्रेन के साथ। MSc जीन्स आर पॉलीमॉर्फिक, डेफिनेटली यस इट इज पॉलीमॉर्फिक। आपका इम्यूनोग्लोबुलिन जितना भी जीन्स है और MSc मॉलिक्यूल्स है आपका सब पॉलीमॉर्फिक के नेचर होता है, क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत मैटर करता है, अलग अलग एंटीजन्स आता है तो पॉलीमॉर्फिक होना पड़ता है। क्लास 1 मॉलिक्यूल्स आर एक्सप्रेस ऑन मोस्ट न्यूक्लिएटेड सेल्स, ये सही बोला है क्योंकि यहाँ पर हम लोग पढ़े थे अभी। और क्लास 2 मॉलिक्यूल्स आर रेस्ट्रिक्टेड ऑन द बी सेल्स ओनली, तो ये स्टेटमेंट ही आपका सही है। तो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है, जब अगर आपको MSc मॉलिक्यूल 1 और 2 के बारे में पता होगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाते, अगर नहीं आता तो नहीं कर पाइएगा। तो आपको चीज़ें ध्यान रखना है। उसके अलावा हम लोग गैट भी और CUET का बच्चे लोगों को पढ़ाते भी हैं, तो हम लोग प्लेटफॉर्म में आप जाके विजिट कर सकते हैं। हम लोग CUET गैट भी का कोचिंग देते हैं। हम लोग बायोस्कॉलर का प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएगा, प्ले स्टोर में हम लोग का ऐप मिल जाएगा ऐसे प्रकार का, आप जाके आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और वेबसाइट भी हम लोग का है bioscholar.com, यहाँ पर भी जाके विजिट कर सकते हैं। ये हम लोग कूबे इम्यूनोलॉजी से बुक से अटैच कर दिए कि एंडोजेनस पाथवे एक्सोजेनस पाथवे कैसे एक्सप्रेस होता है। एंडोजेनस पाथवे क्लास 1 और एक्सोजेनस पाथवे क्लास 2 के द्वारा आपका एक्सप्रेस होता है, ये भी हम लोग अटैच कर दिए, ये भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर सेल्स हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये बोला है कौन कौन सा प्रॉपर्टी है मैलिग्नेंट ट्यूमर्स का। अनरेगुलेटेड सेल डिविजन, इनिवेशन ऑफ एंजियोजेनेसिस, रेजिस्टेंस टू एपोप्टोसिस, सेलुलर मोर्टेलिटी एंड एबिलिटी टू मेटास्टेसिस। ये स्टेटमेंट देखिएगा तो मोस्ट ऑफ द स्टेटमेंट आपको सही लगेगा, एक दो छोड़ के। ये जो एंजियोजेनेसिस होता है, एंजियोजेनेसिस मतलब क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होता है उसका स्प्रेड होना। क्या इनिबिशन ऑफ एंजियोजेनेसिस ये कैंसर का प्रॉपर्टी है ट्यूमर सेल करना? कभी नहीं। वो तो प्रमोट करता है उसको कि हाँ और स्प्रेड हो और अच्छे से न्यूट्रिशन मिले। वो क्यों चाहेगा कि आपका एंजियोजेनेसिस ना हो? तो मैलिग्नेंट ट्यूमर एक्चुअली प्रोमोट द एंजियोजेनेसिस रादर देन इनिबिटिंग, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि न्यू ब्लड वेसल्स बनाएगा तभी तो उसको न्यूट्रिशन मिलेगा। अगर आप रास्ता ही बंद कर दीजिएगा अनाज कैसे आएगा घर में? अनाज भी आना चाहिए ना, तभी तो ग्रो कर पाएगा, तभी तो रह पाओगे। तो कोई भी ट्यूमर सेल्स क्या करता है, एंजियोजेनेसिस को प्रमोट करते हैं। इसलिए जो कैंसर स्लैब होते हैं दे आर स्पेसिफिकली टारगेटिंग द एंजियोजेनेसिस। क्या एंजियोजेनेसिस को अगर रोक देंगे उस ट्यूमर एनवायरनमेंट में तो हम लोग इससे फाइट कर सकते हैं। तो दैट इज़ वन ऑफ द स्ट्रेटेजी दैट कैंसर बायोलॉजी लैब्स आर वर्किंग ऑन। तो ये तो स्टेटमेंट डायरेक्ट गलत था, ये देख के पता चल रहा था। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेटास्टेसिस पढ़ लीजिएगा, मेटास्टेसिस क्या होता है।
टेलोमरेज एक्टिवेशन, उसके बाद एंजियोजेनेसिस आप लोगों को बता ही दिया। मेटास्टेसिस मतलब सेल को स्प्रेड होकर एक जगह से जहाँ कैंसर हुआ था वहाँ स्प्रेड होकर मल्टीपल जगह में जाके स्प्रेड हो जाना। ये क्वेश्चन अगर देखिएगा कि एकाइनोडर्म्स कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड, ये क्लासिकल जूलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया। और जो बच्चे क्लासिकल जूलॉजी पढ़ के जा रहे हैं वही कर पाएंगे, अगर नहीं पढ़ के गए तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, जितना भी कोशिश कर लीजिए। इधर से उधर हाथ पैर घुमा लीजिए। अगर आपको क्लासिकल जूलॉजी पढ़ के गए हैं तभी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, अगर नहीं पढ़ के गए तो नहीं कर पाइएगा, जितना भी कर लीजिए। इसलिए एकाइनोडर्माटा का पूरा आपका चीज़ें पता होना चाहिए। कैलकेरियस एंडोस्केलेटन इन द फॉर्म ऑफ द ऑसिकल्स डेराइव फ्रॉम मेसोडर्मल टिश्यू, क्या स्टेटमेंट सही है? डेफिनेटली सही है। कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन और एक जगह होता है, ये एंडोस्केलेटन है, कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन होता है। आप मेरे को कमेंट में लिखिएगा कहाँ पाया जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट बोला कि एडल्ट हैव पेंटर रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा है बायलेटरल सिमेट्री। ये ऐसी एकाइनोडर्मा में पाया जाता है कि रेडियल सिमेट्री आपका जो होता है स्पेसिफिकली एकाइनोडर्मा में पाया जाता है कि 1 2 3 4 5, ठीक है। और जो लार्वा होता है वो बायलेटरल नेचर होता है। या लार्वा का नाम भी आपको याद रखना है कि कितना प्रकार का लार्वा होता है। प्रीवियस वीडियो में बना के दे दिया था द ऑल काइंड ऑफ लार्वा नेम, अलग अलग पाइलम में अलग अलग जो लार्वा है वो सब मैं इंक्लूड कर दिया हूँ। जैसे आपका मेटा सर्करिया हो गया, सर्करिया होगा, कहाँ था बताइएगा, क्वेश्चन आता है वहाँ से भी। वाटर वास्कुलर सिस्टम कंपोस्ट ऑफ वाटर फील्ड कैनल्स यूज्ड इन लोकोमोशन अटैचमेंट एंड फीडिंग, डेफिनेटली इट इज़ यूजफुल। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एकाइनोडर्माटा का। जैसे आपका पॉरीफेरा में आपका कैलकेरियस आपका एक्सोस्केलेटन हो गया, उसके अलावा आपका वाटर वास्कुलर सिस्टम आपका यहाँ पर, और आपका जो कैनाल सिस्टम जो होता है आपका वहाँ पर पॉरीफेरा में, वो इंपॉर्टेंट है। हाँ, मेटाजेनेसिस आपका निडरिंग में क्वेश्चन आता है। इनकम्प्लीट डाइजेशन सिस्टम एंड स्काइजोसिलस, तो ये गलत है। कंप्लीट डाइजेस्ट सिस्टम होता है आपका एकाइनोडर्मा, ना कि इनकम्प्लीट, ठीक है, आपको ध्यान रखना चाहिए। बट ये वाला स्टेटमेंट थोड़ा सही है, स्काइजोसिलस बोला है, स्काइजोसिलस नहीं होता है, एंट्रोसिलस होता है। तो कौन सा ऑर्गेनिज्म आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, कौन सा आपका डिप्लोब्लास्टिक है, कौन सा आपका स्काइजोसिलस है, कौन सा एंट्रोसिलस है, एसिलस कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए। स्यूडोसिलम क्या होता है, क्वेश्चन आता है, घुमा फिरा क्वेश्चन पूछेगा। कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं अटैच कर दिया, वो भी आपको रिवाइज करना पड़ेगा, क्वेश्चन वहाँ से भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिलेटेड टू स्टेरॉयडल हार्मोन्स। स्टेरॉयडल हार्मोन का मैं बहुत बार बताया हूँ आप लोगों को कि स्टेरॉयडल हार्मोन जो होता है उसको कुछ प्रॉपर्टी होता है। तो कोलेस्ट्रॉल इज द प्रिकॉर्सर ऑफ द स्टेरॉयडल हार्मोन, डेफिनेटली यस, ये कोई डाउट नहीं है। सेकंड क्वेश्चन बोला स्टेरॉयडल हार्मोन्स इंक्लूड ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन। स्टेरॉयड कोई भी ऑक्सीटोसिन नहीं होता, ऑक्सीटोसिन आपका पेप्टाइड इन नेचर होता है, तो ये भी देख लीजिएगा। स्टेरॉयडल हार्मोन कैन नॉट क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिसेप्टर, ये कौन बोला भाई? स्टेरॉयड तो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, तो ऐसे ही क्रॉस कर जाएगा। एंड स्टार प्रोटीन हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम आउटर टू इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन फॉर स्टेरॉयड बायोसिंथेसिस। तो ये अगर आप थोड़ा भी पढ़े होंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर अटैच कर दिया हूँ। जैसे पहला वाला स्टेटमेंट जैसे मैंने बताया था कि हाँ भाई सही है, सेकंड वाला जो बोला है कि नहीं गलत होगा, थर्ड वाला जो है वो भी गलत होगा, रिसेप्टर की जरूरत नहीं, फोर्थ वाला जो है वो सही है। तो उसके अलावा क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, जैसे जो आपका मल्टीपल हार्मोन्स होता है, जैसे आपका स्टेरॉयड हार्मोन हो गया, बहुत सारा आपका पोलर मॉलिक्यूल्स होता है, पेप्टाइड इन नेचर होता है। हार्मोन्स का जो आपको चीज़ें पढ़ना पड़ेगा वो है कि हार्मोन का नेचर क्या है, मतलब पेप्टाइड नेचर है, स्टेरॉयड नेचर है, क्या है, लाइगेंड है, क्या है, कहाँ से सीक्रेट हो रहा है, कहाँ जाकर टारगेट कर रहा है, उसका फंक्शन क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता होगा तो आप बहुत सारा क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। पोलर हार्मोन्स का लिस्ट में चार्ट दे दिया गया कि हार्मोन का नाम, प्रिकॉर्सर क्या है। देखिए जितना भी स्टेरॉइड्स है सबका प्रिकॉर्सर आपका स्पेसिफिकली कोलेस्ट्रॉल से, याद रखिएगा। थायराइड को छोड़ के, थायराइड में टायरोसिन और आयोडीन आता है, विटामिन डी भी इवन कोलेस्ट्रॉल से बनता है। तो कोलेस्ट्रॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली पीपल्स आर नोन लाइक कि कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, हम लोग हार्ट में जाके वहाँ पर प्लग फॉर्मेशन करता है, वहाँ पर जाके कार्डियक अरेस्ट होता है ना। कोलेस्ट्रॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ऑल द लाइक फॉर मेल इट इज़ टेस्टोस्टेरोन, फॉर फीमेल इट इज़ प्रोजेस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन के बिना सेकेंडरी सेक्स का अरेस्ट नहीं होगा, पूरा प्रजनन रुक जाएगा। आप प्रोजेस्टेरोन भी सेम काम करता है आपका फीमेल में, ठीक। तो आपको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। पोलर हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स का नाम पता होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स जो होता है आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जैसे हो गया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन हो गया, ये मोस्ट ऑफ द हार्मोन जो होता है आपका एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है, और कुछ पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है, ना कि प्रोड्यूस। जैसे ऑक्सीटोसिन हो गया आपका, ये आपका स्टोर होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, सीक्रेट होता है, वही सिंथेसाइज आपका न्यूरोट्रैक्ट सेक्रेटरी सेल्स में होता है। तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। डीएनए एप्लीकेशन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से क्वेश्चन आता है हर साल। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में डीएनए एप्लीकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन पूरा चीज़ें हाथ में होना चाहिए। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, ध्यान रखिएगा। कुछ टाइम में यहाँ पर इनकरेक्ट लिख देता है, आपको गुमराह कर देगा, फंस जाइए, गलत हो जाएगा। सर्कुलर क्रोमोसोम मतलब ई कोलाई रेप्लिकेट थ्रू द मल्टीपल ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो सर्कुलर क्रोमोसोम ई कोलाई रेप्लिकेट थ्रू मल्टीपल ना,
मल्टीपल होगा तो दिक्कत हो जाएगा, सिंगल ऑरिजिन होता है वहाँ पर, उसको ओरिसी बोलते हैं, ठीक है। सेकंड बी बोला है कि इच लीनियर क्रोमोसोम ऑफ यूकैरियोट डीएनए रेप्लिकेशन बिगन व्हेन द रेप्लिकेशन बबल फॉर्म एट द सिंगल साइड अलोंग द जायंट डीएनए मॉलिक्यूल। ये भी स्टेटमेंट सही नहीं है। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम हैव द मल्टीपल ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नॉट जस्ट अ सिंगल साइट। ये आपको पता होना चाहिए कि यूकैरियोटिक में मल्टीपल साइट्स होता है, ना कि आपका सिंगल साइट वो बैक्टीरिया में होता है। सी नंबर बोला है कि इन ईच लीनियर क्रोमोसोम यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन बिगन विद द रेप्लिकेशन बबल्स एट द मल्टीपल साइड अराउंड द जायंट मॉलिक्यूल। करेक्ट स्टेटमेंट है। सर्कुलर क्रोमोसोम इक्वलाई वन है, हाँ ये भी सही है। तो ये दो स्टेटमेंट सही है, बाकी स्टेटमेंट गलत है, आप जाकर उसको ढूंढ लीजिएगा। कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन और यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में डिफरेंसेस क्या है। मेन डिफरेंस याद रखना है कि मतलब डेफिनेटली ये कोई एग्जाम्पल नहीं है, इसको हटा दीजिए, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोटिक में साइटोप्लाज्म में होता है, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस के अंदर होता है। डेफिनेटली डीएनए स्ट्रक्चर जो होता है आपका प्रोकैरियोटिक सर्कुलर नेचर होता है, स्मॉल जीनोम होता है, जल्दी हो जाता है। यूकैरियोटिक में लीनियर होता है, लार्ज जीनोम होता है, मल्टीपल ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है पर क्रोमोसोम, वही आपका सिंगल ऑरिसी होता है आपका डीएनए में, आपका प्रोकैरियोटिक में। जो प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन होता है फास्टर होता है, 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड, वही आप 50 से 100 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड यूकैरियोटिक में होता है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ से कभी कभी न्यूमेरिकल्स पूछ लिया जाता है, तो न्यूमेरिकल्स भी याद रखिएगा, ठीक है। रेट पता होगा तो आप बता पाइएगा। आपका एंजाइम जो इन्वॉल्व रहता है आपका प्रोकैरियोटिक में 1 2 3 होता है, मेन एंजाइम का 3 होता है, वही आपका यूकैरियोटिक में अल्फा बीटा गामा डेटा इप्सिलॉन होता है। प्राइमेज एक्टिविटी जो प्राइमर लगाता है वो आपका प्राइमेज एंजाइम होता है प्रोकैरियोटिक में, वही डीएनए पॉलीमरेज अल्फा जो होता है प्राइमेज एक्टिविटी की तरह काम करता है आपको यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन में। ओकाज़की फ्रैगमेंट जो होता है साइज जो होता है आपका इनके से प्रोकैरियोटिक आपका 1000 से 2000 के आसपास होता है, वही आपका यूकैरियोटिक में 100 से 200 होता है। ये सब डिफरेंस बहुत मैटर करता है, जो ब्लैक कलर के से डॉट करके रखे हैं, क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। उसके बाद जो क्वेश्चन यहाँ पर आया है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस ऑफ द वन एलील, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसके बाद कुछ ही क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा देरी नहीं होगा, ठीक है। कहाँ गया? ठीक है, मैं सोचा एक ही बार मैं सब पढ़ा दूँ, क्यों मैं बार बार अलग अलग वीडियो बनाऊँ। तो आई होप यहाँ पर समझ आएगा आपका पहले वाला पार्ट कि डीएनए रेप्लिकेशन में कितना सारा इंपॉर्टेंट पोर्शन है जहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। सेकंड पूछा गया कि कंप्लीट डोमिनेंस ऑफ वन एलील हेटेरोजाइगस फिनोटाइप इज सेम एज दैट ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि इन स्टेटमेंट आपको बोला है कि कोडोमिनेंस बोथ फिनोटाइप आर एक्सप्रेस इन होमोजाइगस इन मल्टीपल एलील केसेस जीन्स हैव मोर देन 2 एलील इन पॉपुलेशन इन प्लेयोट्रॉपी मल्टीपल जीन अफेक्ट सिंगल फिनोटाइप कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछने बोला है। तो करेक्ट स्टेटमेंट की बात करूँ तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है जहाँ पर बोला कंप्लीट डोमिनेंस ऑफ द वन एलील हेटेरोजाइगस फिनोटाइप इज द सेम एज दैट ऑफ द होमोजाइगस डोमिनेंट। तो आपको ये पता होना चाहिए, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड वाला स्टेटमेंट जो है कि को डोमिनेंस बोथ फिनोटाइप आर एक्सप्रेस इन होमोजाइगस, ना नहीं हो सकता है। थर्ड स्टेटमेंट बोला है कि मल्टीपल एलील केसेस जीन हैव मोर देन 2 एलील इन द पॉपुलेशन, सही बोला, ये स्टेटमेंट सही है। लास्ट वाला स्टेटमेंट जो बोला है कि प्लियोट्रॉपी में मल्टीपल जीन अफेक्ट द सिंगल फिनोटाइप कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि प्लियोट्रॉपी ऑकर व्हेन वन जीन अफेक्ट मल्टीपल ट्रेट्स, ना कि मल्टीपल जीन वन ट्रेट में, ठीक है। तो क्या हुआ, एक जीन ही मल्टीपल ट्रेट को डिफाइन करता है, इसको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं, ना कि प्लियोट्रॉपी जो आपका अभी बोला था। ये कुछ जेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट है जो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन यहाँ से आता है जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलिज्म, लेथल जीन्स, प्लियोट्रॉपी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, एपिस्टेसिस, सेकंड लिंक्स, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ये सब टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आता है, तो आपको ये रिवाइज करना है, बस एक बार गो थ्रू करना है, काम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बर्ड। तो बर्ड आप लोग देखते हैं, बट कुछ चीज़ें एंडोथर्मिक होता है, हाँ डेफिनेटली होता है। कलर विजन होता है, किसका कलर विजन नहीं होता है, किसका कलर विजन होता है बताइएगा। फ्यू लिविंग बर्ड हैव टीथ, क्या बर्ड का टीथ होता है, ये क्वेश्चनेबल है। क्लासिकल जूलॉजी पढ़े तो आपको पता होगा। फीमेल हैविंग 1 ओवरी, लैकिंग यूरिनरी ब्लैडर, कुछ इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है जो आपको गलत करवा देगा। आर्कियोप्टेरिक्स बोल के एक था जो एक आपका कनेक्टिंग लिंक की तरह था, था मतलब मिसिंग लिंक है अब ऐसे, तो उसके पास टीथ था, क्योंकि वो आपका याद रखिएगा कि उसके चोंच में आपका जो था दांत होता था, बट जनरली कोई भी चिड़िया में आपको दांत नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप एकदम देखो यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है, एक्सटिंक्ट बर्ड आर्कियोप्टेरिक्स, उसके पास था, अभी नहीं, कोई भी बर्ड में नहीं। तो आपको ये क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था। क्लासिकल जूलॉजी पढ़े तो कर पाइएगा, क्लासिकल जूलॉजी नहीं पढ़े तो आप नहीं कर पाइएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। Which of the following statement are related to nutrition? Parietal cells in the stomach secrete pepsinogen. Exocrine cells
in the pancreas secrete the digestive enzyme. Liver store the glucose in the form of the starch. Lysosome is present in the saliva which kills the microorganism. ये सब क्वेश्चन तो इतना इजी है कि आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सबको पता है लाइसोजाइम में भाई होता है, तभी तो माइक्रोऑर्गेनिज्म मर देता है। स्टार्च नहीं होता है, ग्लाइकोजन होता है। स्टार्च आपका प्लांट में होता है, ना कि ह्यूमन में और एनिमल में नहीं होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड बोला है इन द डेफिनेटली पैनक्रियास जो होता है एक्सोक्राइन इंडोक्राइन दोनों नेचर होता है। बीटा लैंगरहैंस सेल सुने होंगे, वो आपका इंडोक्राइन नेचर है, ना कि एक्सोक्राइन नेचर, ठीक है। तो आपका पैनक्रियास और लीवर जो होता है मिक्स्ड ग्लैंड होता है, जहाँ पर एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों होता है। पैराइटल सेल्स जो होता है स्टमक सीक्रेट पेस्पेंजर लिखा है, लेकिन अगर याद कीजिएगा तो वो चेप सेल्स को होता है। पैराइटल सेल्स जो करते हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सीक्रेट करता है, ठीक है। सिर्फ चेप सेल्स के थ्रू आपका पेप्सिन सीक्रेट होता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको कर लिए। ये आपका लाइसोजाइम है जो आपका डिग्रेड करता है एन एसिटल ग्लूकोसामाइन एंड एन एसिटल म्यूरामिक एसिड, ये दोनों लिंक करता है, उसको काट देता है लाइसोजाइम जाके। एक एंजाइम और होता है जिसको बोलते हैं म्यूटेनालाइसिन, म्यूटेनालाइसिन भी काटता है आपका जो सेल वाल होता है, ठीक है। उसके अलावा जो आपका लीवर होता है, लीवर में क्या होता है जनरली ग्लाइकोजन स्टोर होता है। तो ग्लाइकोजन कैसे होता है कि अल्फा 1,4 बीटा लिंकेज होता है, बीटा बोल रहा अल्फा लिंकेज होता है ग्लूकोज के बीच में, तो पॉलीमेरिक चेंज होता है, ठीक है। और ये आपका स्टोर होता है लीवर में, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। स्टार्च नहीं होता है, वो प्लांट में होता है। उसके अलावा अगर देखिएगा तो आपका जो लीवर होता है और पैनक्रियास होता है, वहाँ पर दो काइंड ऑफ सेल्स पॉपुलेशन पाया जाता है, एक एक्सोक्राइन होता है, एक एंडोक्राइन होता है। एक्सोक्राइन डायरेक्ट ट्यूब के थ्रू सिगरेट करता है, एंडोक्राइन क्या करता है आपका एक जगह से सिगरेट होगा, ब्लड के थ्रू जाएगा, दूसरी जगह काम करेगा। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द एंडोक्राइन सेल्स, दैट इज नोन एज हार्मोन, ठीक है। आपका स्टमक जो होता है, स्टमक में बहुत प्रकार का सेल्स पाया जाता है, जैसे डी सेल्स होता है स्टोमास्टैटिन रिलीज करता है, जी सेल्स होता है गैस्ट्रिन रिलीज करता है, आपका यहाँ पर हिस्टोडिन सिलेक्ट करता है, पैराइटल सेल जो होता है गैस्ट्रिक सेल्स हिस्ट्रिक फैक्टर होता है। तो अलग अलग सेल अलग अलग प्रकार का चीज़ें सिक्रेट करता है, ये आपको पता होना चाहिए, रट्टाफिकेशन होना चाहिए। सीयूटी पीजी और जो आपका गैड भी है एग्जाम है वो रट्टाफिकेशन का पार्ट है, जितना रट्टाफिकेशन अच्छे से होगा उतना अच्छा परफॉर्म कर पाइएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और पहली बार वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।